13 जून रात 3 बजे इसराइल ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करता है, जिसमें तकरीबन 200 फाइटर जेट्स ईरान में घुसकर उसके आर्मी के टॉप जनरल्स और साइंटिस्ट को एग्जैक्टली पोजीशन पर निशाना बनाते हैं। और ईरान उस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। अब सवाल ये बनता है कि ईरान इस हमले से इतना बेखबर क्यों था? किस तरह उनके बड़े बड़े जनरल्स अपनी घरों में, अपनी रिहायशगाहों में, अपने ठिकानों में आराम फरमा रहे थे और वो निशाना बने? क्या ईरान की इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है कि वो अपने बड़े बड़े जनरल्स और साइंटिस्ट को नहीं बचा सके? और इसके अलावा अगर इसराइल अमेरिका और यूरोप का लाडला है तो ईरान के साथ कौन है? क्या ईरान मिडिल ईस्ट में बिल्कुल तन्हा और अकेला है? बहुत ज्यादा रिसर्च और हकायक पर मबनी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसराइल के तकरीबन 200 फाइटर जेट्स उर्दन और इराक के हुदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पहुंचे। दरअसल ईरान और इसराइल की दरमियानी फासला तकरीबन 2200 किलोमीटर है और इतनी ज्यादा फासले में इन तैयारों को रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है। और कहा जाता है इन तैयारों की रिफ्यूलिंग इराक में हुई और इस मकसद के लिए अमेरिकन बेस इस्तेमाल हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद अमेरिकन और नेटो फोर्सेस ने इन तैयारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम किए और इस कानवे को महफूज बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए। और इसी तरह ये तमाम तैयारे रात के 3 बजे ईरान पहुंचे। उस वक्त ईरानी अवाम के साथ साथ उसके टॉप के जनरल्स इस हमले से बेखबर आराम की नींद सो रहे थे। इन तमाम जनरल्स और एटॉमिक एनर्जी के टॉप साइंटिस्ट का पिन पॉइंट यानी एग्जैक्टली लोकेशन इसराइल को फराहम हो चुका था और इन तमाम के टारगेट्स लॉक हो चुके थे। IRGC ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड का सरबराह जनरल हुसैन सुलेमानी, जो कि ईरानी फोर्स का ताकतवर कमांडर था और ये सिर्फ ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को जवाब देता। आर्म फोर्सेस का सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, इमरजेंसी कमांड के सरबराह जनरल गुलाम अली के अलावा आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स और कमांडर के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी के 6 बड़े बड़े टॉप के साइंटिस्ट को निशाना बनाकर शहीद किया। यकीनन ये ईरान की बहुत बड़ी नाकामी और इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि फर्स्ट अटैक में अगर किसी भी मुल्क के टॉप आर्मी के जनरल मारे जाए तो हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि वो 50% जंग हार जाता है। और यही वजह थी कि दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन ये बात कहने पर मजबूर हुए कि ईरान के पास अगर ताकत नहीं थी तो इसराइल से पंगा ही क्यों लिया। और किसी ने कहा कि 40 साल की पाबंदियों की वजह से ईरान काफी कमजोर हो चुका है और शायद चंद दिनों में ईरान का खात्मा हो। लेकिन ईरान इतना भी कमजोर नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला न कर सके। या इसराइल इतना ताकतवर नहीं है कि वो 2 दिन में ईरान का खात्मा करे। अगर इसराइल इतना ताकतवर होता तो ईरान की हिमायत याफ्ता 2 तंजीमें हिजबुल्लाह और हमास के हाथों जलील और ख्वार न होता। दरअसल इस फर्स्ट अटैक में ईरान की नाकामी के 3 बड़े वजूहात थे। सबसे पहले वजह यह थी कि ईरान के अंदर एक पूरा इसराइल कायम हो चुका है, यानी इसराइल की ताकतवर एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर जासूसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैलाया हुआ है। यह नेटवर्क इतना ताकतवर है कि इसमें ईरानी आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े सिपहसालार, हुकूमत के आला ओहदेदार और ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के आला ओहदेदार इस नेटवर्क के लिए काम करते हैं। दरअसल अमेरिका और इसराइल ने इन तमाम लोगों को यकीन दिलाया है कि आप ही ईरान के मुस्तकबिल के हुक्मरान हैं और हमारा मकसद मौजूदा सेटअप का खात्मा और आप लोगों को इख्तिदार में लेके आना है। और इस लालच के अलावा इन लोगों को बहुत ज्यादा फंडिंग भी की जाती है। और यही वजह थी कि जो बड़े बड़े जनरल्स और साइंसदान मारे गए, उनके बहुत करीबी लोग, उनके साथ उठने बैठने वाले, उन तक आसानी से रसाई हासिल करने वाले लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मोसाद के लिए काम करते थे। उन्होंने यकीनन उनके ठिकानों में ऐसी चीज रखी या छोड़ी होगी जिससे इसराइल को उनके लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली हो। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात में उलझा के रखा और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका, बरतानिया और नेटो ममालिक ने मिलकर
ایران کا دفاعی نظام اور پورا سسٹم جیم کیا تھا۔ اس وجہ سے ایران کو اس حملے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوئی اور وہ مکمل طور پر بے خبر رہا۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو یقیناً موساد اور اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایرانی حکومت کو اس حملے سے بے خبر رکھا۔ ان غداروں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے لیے ایک الگ فورس ایران ریولوشنری گارڈ کے نام سے بنائی ہے، جو مکمل طور پر سپریم کمانڈر کو جواب دے اور اس کے علاوہ جدید ہتھیاروں سے لیس 1,90,000 کے سپاہی سپریم کمانڈر کی ایک حکم پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور یہ انتہائی قابل بھروسہ فورس ہے۔ اس جنگ میں ریولوشنری گارڈ کا سب سے بڑا کردار ہوگا۔ اس اسرائیلی حملے کی کامیابی اور اپنی ناکامی کے بعد ایران نے ایک ایسا بلڈ وار کیا ہے جس سے پوری اسرائیل میں کھرام مچا ہوا ہے۔ ہر طرف چیخ و پکار اور آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ اس آپریشن کو ایران نے سچا وعدہ یعنی ٹرو پرومس کا نام دیا ہے۔ اگر یہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے تو کیا امریکہ بھی کھل کر اس جنگ میں کود پڑے گا؟ تب ایران کا کیا ہوگا؟ کیا میڈل ایسٹ اور پوری دنیا میں ایران بالکل اکیلا اور تنہا ہے؟ کیا ایران کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اکیلا اسرائیل اور امریکہ سے لڑ سکے؟ کیا چائنا، رشیا اور اسلامی ممالک ایران کے ساتھ دے پائیں گے؟ یہ سب کچھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ، پلیز سبسکرائب۔